हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो साथियों आप सभी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने संपन्न कर दिया, समाप्त कर दिया है और आज से जो हम लोग का शुरू होगा चैप्टर 3 जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और मुझे विश्वास है कि यह चैप्टर भी आप सभी को और बेहतरीन तरीक़ा से मैं आपको समझाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप सभी का एक भी डाउट ना हो, ठीक है? तो साथियों यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर करके हमें सपोर्ट करने की प्रयास करें, ठीक है ना? तो आइए सीधा हम लोग क्लास पे चलते हैं। तो चैप्टर हमारा 3 है और उसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, प्लस में 3.1 भी इसमें खत्म करना है, ठीक है? पार्ट 1 है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो आइए सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है? आखिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए नाम से स्पष्ट है 2 चर वाले मतलब इसमें 2 चर होगा, एगो x होगा, एगो y होगा, ठीक है ना? और रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है पावर 1 होगा। मतलब 2 चर में ऐसा समीकरण जिसका पावर 1 होगा। तो देखिए ध्यान से क्या इसका डेफिनेशन है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं क्या वैसे रैखिक समीकरण जिनमें 2 चर उपस्थित हो। जिसमें कि 2 चर होगा, एगो x होगा, एगो y होगा। वैसे रैखिक समीकरण जिसमें कि 2 चर उपस्थित हो, 2 चर प्रेजेंट हो, उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका सामान्य रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना? जहां ए बी सी जो है वास्तविक संख्या होती है। और ध्यान दीजिएगा एक साथ जो है ना ए और बी का मान 0 नहीं हो सकता है। यदि ए का मान 0 होगा तो बी का मान 0 नहीं होगा, यदि बी का मान 0 होगा तो ए का मान 0 नहीं होगा। मतलब एक साथ ए और बी का मान 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। बंद कर दीजिए इसको। अब गौर कीजिएगा आप लोग, जैसे कि 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, यह जो समीकरण है 2 चर वाला है और पावर यहाँ पे 1 है तो इसका नाम हुआ 2 चर वाला रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है ना? और एग्जांपल लेते हैं 7x माइनस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0 etc। इस तरह का जो समीकरण होगा वो आपका होगा 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ठीक है? अब इसमें बात कर लेते हैं कि ए बी सी का मान क्या होता है। मेरे साथियों ध्यान देना, इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए ए का जो मान है गौर कीजिएगा, ए का मान क्या होता है? यहाँ देखिए ए एक्स है, जो एक्स के साथ में गुणा के रूप में रहेगा वही आपका ए का मान होगा। यानी कि एक्स का गुणांक, एक्स का जो गुणांक होगा वह क्या होगा? ए का मान होगा। और बी देखिए, बी बराबर देखिए बी गुना वाई, तो जो y के साथ में गुना के रूप में रहेगा वही आपका क्या होगा? b का मान होगा। मतलब b का मान क्या होगा? y का गुणांक हो जाएगा। और c क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाएगा। अचर पद का मतलब होता है कि जिसमें ना तो x होगा ना तो y होगा, उसको अचर पद कहते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक हम लेते हैं समीकरण, जैसे कि लेते हैं 7x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यह एक हमारा क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि हम इसमें बात करेंगे कि ए बी सी का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा ए का मान क्या होता है? जो एक्स का गुणांक होता है, अर्थात जिसमें एक्स लगा रहता है, अर्थात यानी कि एक्स के साथ में जो संख्या गुना के रूप में रहता है वही आपका ए का मान होता है। ध्यान दीजिएगा 7x है, जैसे यहाँ पे होता है ना ए एक्स, यहाँ पे 7x है, तो x का गुणांक क्या है? आपका 7 है, तो a का मान क्या हो जाएगा? सॉरी, a का मान 7 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? y का गुणांक होगा, तो y के साथ में गुणा के रूप में क्या है? -3 है, तो आपका हो जाएगा -3। और c आपका अचर पद होता है, यानी जिसमें कि x y नहीं होता है, यानी आपका हो जाएगा 10। यह इस तरह से आपका a b c का मान हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी a b c का मान समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं रैखिक समीकरण युग्म। देखिए युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, यानी कि दो समीकरणों को जो जब एक साथ लिया जाता है उसे रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है।
तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि दो चर वाले दो रेखीय समीकरणों को, कितना, दो रेखीय समीकरणों को, एक वो नहीं दो को होना चाहिए, समीकरण एक समीकरण दो, दो का समीकरण होना चाहिए। तो दो चर वाले दो रेखीय समीकरणों को एक साथ लेने पर, है ना, एक साथ में जब दो को लेंगे तो उसे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ आपका समीकरण एक हो गया या समीकरण दो हो गया, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं आपको, जैसे कि 7x + 2y + 10 = 0, समीकरण एक हो गया। 2x - 3y - 5 बराबर क्या हो गया, 0, समीकरण क्या हो गया, 2। इन दोनों समीकरणों को क्या कहेंगे, रेखीय समीकरण का युग्म कहेंगे। मतलब कहने का मतलब हुआ जब दो समीकरणों को एक साथ लेंगे, यानी समीकरण एक और दो को लेंगे, तो दोनों समीकरण को क्या कहेंगे, रेखीय समीकरण का युग्म कहेंगे। बात क्लियर है? युग्म का मतलब जोड़ा होता है, मतलब दो समीकरणों को जब एक साथ लेंगे उसे क्या कहेंगे, रेखीय समीकरण युग्म का जोड़ा कहेंगे, मतलब उसको युग्म कहेंगे दो समीकरणों को। स्पष्ट हो गया ना? चलिए अब यहाँ आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, था इसे आप लोग गौर कीजिएगा। यूं कहिए कि आपका जो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 3 जो है, यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण जो है, इसका यह बैकबोन है, रीढ़ माना जाता है। यह जो है ना, यह सूत्र जो है रीढ़ माना जाता है। यदि आपको यह चीज याद नहीं है तो आप जो है ना इस चैप्टर को आप नहीं बना सकते। यदि आप याद कर लेते हैं तो आप कहीं पर भी नहीं फंस जाएगा, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्या है कि यदि यदि a1/a2 = नोट b1/b2 इस रूप में रहेगा, यदि दो समीकरण का युग्म जो है a1/a2 = नोट b1/b2 के रूप में यदि रहेगा, तो क्या क्या कंडीशन होता है। जब इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, पहला तो होगा समीकरण संगत होगा, संगत को क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। जब इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, समीकरण युग्म जो है वह संगत होगा, यानी कि अविरोधी होगा। दूसरा क्या होता है कि समीकरण युग्म की जो ग्राफ रेखाएं होती है, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, अर्थात समीकरण युग्म की जो ग्राफ रेखाएं होती है वह प्रतिच्छेदी होती है। जब इस रूप में रहेगा तो वह क्या होगा, ग्राफ रेखा प्रतिच्छेदी होगा। क्लियर? तीसरा मानते हैं, समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि यदि आपका समीकरण युग्म इस रूप में होता है a1/a2 = नोट b1/b2 रूप में होता है, तो उसका हल कितना होता है, केवल एक होता है, एक अद्वितीय हल होता है। अब थोड़ा यहाँ समझते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, गौर कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए, देखिए एक रेखा इधर से गया, एक रेखा इधर से गया, ठीक है ना। ऐसे रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। देखिए रेखा यह एल हो गया, यह आपका एम हो गया, यह जो है ना बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जब एक रेखा दूसरे को क्या करता है, सेगमेंट करता है, मतलब काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो ऐसे रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा का। देखिए आपका रेखा एल जो है वो एम को काट रहा है, या कह सकते हैं रेखा एम जो है एल को काट रहा है, यानी कि यह और यह, यानी एल और एम एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को सेगमेंट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा का। आगे समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्या है कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि यदि आपका तीनों अनुपात बराबर है, बोलो अभी रोक पढ़ा दो। तो कहा में थे कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि यदि तीनों अनुपात बाबू आपका बराबर रहे तो क्या क्या कंडीशन होता है। तो पहला क्या होता है, समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है या अविरोधी होता है। क्या होगा, संगत या अविरोधी होगा। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, यदि आपका a1/a2 = नोट b1/b2 इस रूप में भी था, तभी आपका यही था, संगत और अविरोधी था, और इस रूप में है फिर भी आपका वही है। मतलब संगत और अविरोधी होने के लिए आपका ऐसा शर्त होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यदि आपका इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, समीकरण युग्म की ग्राफ रेखाएं संपाती होती, संपाती का मतलब होता है आश्रित होती। अगला क्या होता है, समीकरण युग्म का
अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि आपका इस रूप में अनुपात आ जाता है तो कितना हल होगा? अनेक हल होगा, यानी कि अनंत हल होगा। अब थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ जो है संपाति, संपाति का मतलब क्या होता है बाबू? संपाति का मतलब क्या होता है? देखिए, जब ग्राफ रेखा में जब देखिए एक रेखा गुजर गया है ना, जब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा यदि प्रतिच्छेद करता है, सॉरी प्रतिच्छेद नहीं, यदि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा गुजर जाता है, जिसे मान लिया जाए एक बिंदु यहाँ पे ए था, एक बिंदु क्या था? बी था। यदि उसी बिंदु पर दूसरा रेखा गुजर जाता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ चला गया, देखिए यानी कि एक ही बिंदु पर ए और बी पर जो है ना आपका पहला वाला भी रेखा था, दूसरा भी उसी पर गुजर गया, तो ऐसे रेखा को क्या कहते हैं? संपाति कहते हैं। मतलब जब एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आके चढ़ जाए उसको क्या कहते हैं? संपाति कहते हैं, यानी कि आश्रित रेखा कहते हैं। जैसे और समझिए, जैसे मान लिया जाए कि एक रेखा जो है ना ये यह हो गया और दूसरा रेखा जो है ना उसी बिंदु से गुजर गया। जैसे मान लिया जाए कि आपका एक रेखा जो है ना बिंदु ए से और सी से गुजरा है और दूसरा रेखा जो है आपका उसी बिंदु से गुजर गया, मतलब उसी रेखा पे चढ़ गया, उसी रेखा पे चढ़ गया, तो ऐसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? आश्रित रेखा कहते हैं, यानी कि संपाती रेखा कहते हैं। और इसका हल जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। आ गया बात समझ में? तो आप लोग को समझ में आ गया ना? जब एक ही रेखा पे दूसरा गुजरे उसको क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं, यानी आश्रित कहते हैं। यदि एक दूसरे को काटेगा तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। आगे चलते हैं। यदि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 इक्वल टू नोट C1 बट्टे C2 हो, यानी कि यदि आपका इस कंडीशन में आ जाए तो क्या होगा? पहला क्या होगा? समीकरण युग्म जो है ना असंगत होगा, यानी कि विरोधी होगा। दूसरा क्या होगा? समीकरण युग्म की ग्राफ रेखाएं समांतर होती। यदि इस रूप में आ जाएगा तो रेखा क्या होगा? समांतर होगा। उसके बाद समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई हल नहीं होगा, अर्थात उसका हल शून्य होगा। कोई हल नहीं का मतलब क्या हुआ? जीरो हल है उसका, सिंपल सी बात है। अब समांतर रेखा समझते हैं। यह देखिएगा समांतर क्या होता है। देखिए यह रेखा गया और उसी के जस्ट नीचे से गुजर जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, बिल्कुल ऐसे समांतर निकल जाएगा, तो इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं? समांतर रेखा। बात समझ में आया? चलिए आपको फिर से याद दिला दें कि जब एक रेखा दूसरे को ऐसे काटती है तो इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं हम लोग क्या? प्रतिच्छेदी कहते हैं, है ना? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करा, काट रहा है, या प्रतिच्छेदी हो गया। दूसरा क्या होगा आपका? यदि एक ही रेखा पर, यदि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा गुजर जाए, ऐसे गुजर जाए, है ना, तो इसे क्या कहते हैं बाबू? इसे कहते हैं संपाती। इसे क्या कहेंगे? संपाती, यानी कि आश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे? आश्रित कहेंगे। और यदि इस रूप में रहे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समांतर रेखा कहते हैं। तो तीनों पहचान लीजिए, यह हमारा प्रतिच्छेदी होता है। जब एक के ऊपर दूसरा गुजर जाए, उसी पे चढ़ जाए, उसी बिंदु पे चढ़ के चले जाए, तो उसको क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं, यानी आश्रित कहते हैं। और जब एक दूसरे के समांतर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा। क्लियर है? चलिए आगे चलते। क्या है कि हल करने की विधि, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कितने विधि से हल करते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सामान्यतः तीन विधि से हल किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका शायद 12 की 13 में आया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कितने विधि से हल किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या करना है? तीन विधि करना है। तो देखिए क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को मुख्यतः तीन विधियों से हल किया जाता है। पहला विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। दूसरा आपका है विलोपन विधि। तीसरा आपका है वज्र गुणन विधि। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला इस विधि को फॉलो करेंगे, इसको सीखेंगे, फिर बाद में इसको सीखेंगे, फिर बाद में इसको सीखेंगे, है ना? बारी बारी से तीनों विधि को हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिफिनेशन वगैरह था वह तो खत्म हो गया। अब चलते सीधा हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है ना? चलिए चलिए जी, एक्सरसाइज जो है 3.1 है, ध्यान दीजिएगा।
एक्सरसाइज 3.1 है, एकदम खूब बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। हम पूरा कोशिश करेंगे एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के समझाएं, ठीक है ना। बस खाली आपको ध्यान से वीडियो देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब जो है पिता है, वो अपनी पुत्री से कहता है। कौन? आफताब। आफताब जो है अपनी बेटी से कहता है कि सुनो, 7 वर्ष पूर्व, बोलता है कि अभी से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। आफताब कहता है, पिता कहता है अपनी बेटी से, बेटी 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुना बड़े थे। फिर क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बोलते है बेटी, अब से 3 वर्ष बाद जो है हम तुम्हारे उम्र का केवल 3 गुना ही रह जाएंगे। क्या यह मनोरंजक है? क्या यह जो है ना एक मजाक ऐसा चीज है, एक मनोरंजन है? इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा बताइए, यदि मेरा उम्र अभी 20 साल होता है तो 5 साल बाद कितना होगा? 25 साल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम 20 साल के हैं, 5 साल बाद हम बढ़ेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए कि अभी मेरा उम्र जो है ना 30 साल है, तो 5 साल बाद कितना होगा? तो फिर 5 साल बढ़ जाएगा, नहीं हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जहां पर बाद की बात हो कि 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो वहां पे उम्र क्या होता है? बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। यानी जब लिखा रहे प्रश्न में कि बाद या पश्चात, तो वहां पे क्या करेंगे? उम्र को ऐड करना, यानी उम्र को जोड़ना है। जैसे बोलेंगे अभी मेरा उम्र 20 साल है, 5 साल बाद कितना होगा? तो 5 साल जोड़ देंगे, बाद 5 साल बाद, यानी कि उम्र जुड़ जाएगा। अभी 20 साल फिर 5 साल कितना हो जाएगा? 25 साल हो जाएगा। क्लियर है? यदि यदि मान लीजिए अभी मेरा उम्र जो है अभी 20 साल है, तो 5 साल पहले कितना था? 15 साल था, क्योंकि पहले के बाद है ना, तो 5 साल पीछे चलेंगे, यानी कि जो वर्तमान 20 साल है उसे 5 साल माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। यानी जहाँ पे लिखा रहेगा पूर्व या पहले, वहां पे उम्र घटेगा। जहाँ पे लिखा रहेगा पहले या पूर्व, वहां पे उम्र क्या होता है बाबू? माइनस होता है। हमेशा वर्तमान उम्र में ही प्लस होगा, माइनस होगा। हमेशा जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे, तो हमेशा किसी भी व्यक्ति का उम्र जो है ना वर्तमान ही माना जाता है, माना कि वर्तमान उम्र फलना है, वर्तमान उम्र तिलना है, नहीं, वर्तमान उम्र ही मानना है। और दूसरी बात, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि पिता बढ़ेगा तो पुत्री भी बढ़ेगी। यदि मान लिया जाए एक ए है, एक बी है। यदि अभी ए का उम्र 10 साल हो रहा है और बी का उम्र 5 साल हो रहा है, तो बताइए 2 साल बाद उम्र कितना होगा? तो 2 साल बाद यह कितना हो जाएगा? 12 साल का हो जाएगा। 2 साल ये कितना हो जाएगा? 7 साल का हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि यदि ए का उम्र बढ़ रहा है तो बी का उम्र घटेगा या वही रहेगा, नहीं ना होगा। भले हाइट छोटा बड़ा होगा अलग बात है, लेकिन उम्र तो बढ़ेगा। तो वही है, यदि उम्र बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, पिता और पुत्र या पुत्री दोनों का बढ़ेगा। उम्र घटेगा तो दोनों का घटेगा, ठीक है। इतना बात जान लीजिए। ये आपका क्या था, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली बातें थी जो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अभी और यहाँ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मान लेते हैं, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले हैं? हमेशा वर्तमान ही मानना है। तो मैंने माना कि आफताब की जो वर्तमान आयु है, आयु स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, इसलिए इसको की बोले हैं। आफताब की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है, तथा उसकी पुत्र, सॉरी पुत्री, पुत्री है ना, पुत्री, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। चलिए, यह वर्तमान था पिता का यानी आफताब का था, यह वर्तमान हुआ पुत्री का यानी कि
उसकी बेटी का हुआ। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। यहाँ पे ना आप ऐसे लिखेगा, कितने लोग ऐसे लिखते हैं कि प्रश्न से, अगर आप थोड़ा और बेहतर लिखेगा ना, ताकि मतलब एक एक क्या हो, विद्यार्थी का एक वजन महसूस हुआ, ऐसे लिखेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के पहले भाग से, तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है ना। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रश्न से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखे, प्रश्न के पहले भाग से। तो पहला भाग में क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह प्रश्न का पहला भाग हुआ। सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न के पहला भाग से। यह आपका हो गया पिता आफ्ताब, यह आपका हो गया पुत्री, ठीक है ना। यह पिता, यह पुत्री। बोलता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व में क्या होता है, देखिए उम्र घटता है। पूर्व बोलेगा तो उम्र घटेगा, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पिता भी घटेगा, 7 वर्ष पुत्री भी घटेगी। हम क्या बोले थे, घटेगा तो दोनों, बढ़ेगा तो दोनों। यहाँ बोलता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब हुआ उम्र पहले की बात कर रहा है, उम्र घटेगा। तो 7 वर्ष पूर्व पिता भी हो गया और पुत्री भी हो गई। अब बोलते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 गुनी आयु का था। पिता बोलता है, यह बोलता है कि बेटी 7 वर्ष पहले हम तुम्हारे उम्र का 7 गुना ही थे। किसका उम्र का, तो पुत्री का। तो पुत्री में क्या करेंगे, 7 वर्ष गुना कर देंगे। और ऐसे समझिएगा, तो हमेशा छोटा में ही गुना भाग होता है। जाहिर सी बात है, पिता तो बड़ा है एज में, पुत्री क्या है, छोटा है, तो पुत्री में गुना कर। जैसे पिता क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले हम तुम्हारे आयु का, बेटी को कहता है हम तुम्हारे आयु का 7 गुना थे, तो बेटी का आयु का ना बेटी में गुना कर दे। चलिए यहाँ से गुना कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। एक्स माइनस 7, 7 गुना वाई 7 वाई माइनस 7 गुना 7 हो जाएगा 49। तो एक्स वाई को धर लेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में 7 वाई, ये माइनस में है, आ जाएगा प्लस में। इधर पहले से क्या था, 49 था। तो इस तरह से x माइनस 7 वाई बराबर घटेगा, कितना हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा, है ना। माइनस 49 में घटेगा 7, तो माइनस बचेगा 42। इसे बोलते हैं समीकरण फर्स्ट बोलते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग से। क्या लिखना है, प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न का दूसरा भाग क्या कहता है, देखिए यह आपका पिता हो गया, यह पुत्री हो गई। पहले आराम से लिख लीजिएगा, पिता और पुत्री मतलब आफ्ताब और उसकी बेटी हो गया। और दूसरा भाग से क्या कहता है कि बेटी अब से 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब हुआ उम्र बढ़ेगा, है ना। देखिए बाद का मतलब क्या हुआ, उम्र बढ़ेगा। बोलता है अब से 3 वर्ष बाद, इसका मतलब हुआ बाप भी 3 वर्ष बढ़ेगा और बेटी भी 3 वर्ष बढ़ेगी। अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान उम्र से, वर्तमान मतलब अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुना, 3 गुना। किसमें गुना करना है, बेटा या सॉरी पिता या पुत्री में। तो पुत्री में हमेशा छोटा में गुना होता है, ठीक है। हमेशा जो छोटा होता है ना एज में, उसी में गुना होता है। जाहिर सी बात है, बाप तो बड़ा ही होगा ना, क्या होगा, बेटी छोटी होगी। तो बोलता है क्या, 3 वर्ष बाद हम तुम्हारे आयु का, बेटी को कहता है हम तुम्हारे आयु का केवल 3 गुना रह जाऊंगा। तो बेटी में क्या करना है, 3 से गुना कर देना है भैया। तो x प्लस 3 गुना कीजिए, 3 गुना वाई 3 वाई प्लस 3 तिया 9। एक्स इधर लाइए वाई को, प्लस से माइनस में 3 वाई, इधर तो 9 है, प्लस से हो जाएगा माइनस में 3। इसलिए x माइनस 3 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है ना, यह किस रूप में हो गया, यह जो रूप हुआ हमारा किस में हुआ, बीज गणित के रूप में यह हो गया। अब क्या करेंगे, इसे ग्राफीय विधि में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, आगे ग्राफ पे चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया ना। चलिए क्या लिखना है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि कर देना है, अपना हेडिंग कर देना है। लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। समीकरण 1 से 1 में क्या है, x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 42 है।
एक्स माइनस 7y बराबर -42 है। गौर कीजिएगा, यहाँ से क्या करते हैं, एक्स या वाई का मान निकाल लेंगे। हम एक्स ही निकाल लेते हैं। एक्स बराबर देखिए ये किसमें है, माइनस में है ना, इधर आ जाएगा प्लस में 7y। इधर पहले से क्या था, -42 था। इसके लिए क्या लिखेंगे, मान सारणी। मान सारणी यानी कि माने गए सारणी को मान सारणी कहते हैं। एक्स और यह वाई, ध्यान से समझिएगा, अपने मन से एक्स या वाई का मान लेना है। यहाँ पे आपका y है तो y का मान लेंगे। जब हम y का मान लेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ऐसा करते हैं, y का मान कितना लिया जाए, 6 लेते हैं। y का मान 6, यहाँ देखिए, यहाँ धरेंगे 6 ना, 6 गुना 7 हो जाएगा 6 7 42, 42 में घटेगा 42 तो कितना बचेगा, 0। ये समझ में आया। यहाँ देखिए आपको हम समझाते हैं। x बराबर 7 गुना y का मान क्या लिए हैं, 6 लिए हैं। यहाँ पे क्या धरना है, 6, इधर माइनस क्या है, 42 है। 6 7 42 -42 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 किसका मान हुआ, x का मान हुआ। वही तो काम किया, यहाँ पे हम y का मान लिए 6, 6 गुना 7 42, 42 में घटेगा ये 42 तो क्या बचेगा, 0। या 0 किसका मान होगा, x का मान। तो y में y का मान, x में x का मान। आ रहा है बात समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, x का मान फिर ऐसा लेते हैं ताकि थोड़ा मान छोटा रहे। या अपने मन से आपको सोच के लेना है, ऐसा नहीं कि जो मान हम ले रहे हैं वही मान आपको लेना है, ऐसा कोई बात नहीं। आप कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से। चलिए लेते हैं इसको, कितना लिया जाए, 7 ले लें। चलिए y का मान लेते हैं 7। ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर यहाँ लेंगे ना 7, ठीक है, 7 धरेंगे तो 7 गुना 7 सती सती 49, 49 में घटेगा कितना, 42 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये समझ में आया। यहाँ देखिए 7 गुना y का मान कितना लिए हैं, 7, इधर माइनस क्या है, 42 है। सती सती 49 -42 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7। 7 किसका मान है, x का मान है। यानी कि आपका जो है ना y का मान जो है कितना लिए, 7, यहाँ अपने मन गुना कर देना है। 7 गुना 7 49, 49 में घटेगा 42 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। इस तरह से पहला हमारा मान सारणी पूरा क्लियर हो गया। कम से कम जो है ना मान सारणी में 2 मान होना चाहिए। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, लेकिन कम से कम 2 मान होना चाहिए। अब उसी प्रकार से लेते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 से, 2 में क्या था, 2 था x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6, यहाँ से x निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, आपका क्या है, 6 है, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 3y। अब इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एक मान सारणी। मान सारणी x है ई y। गौर कीजिएगा, y का मान कितना लिया जाए, y का मान हम लेते हैं 0। ठीक है, यहाँ पे 0 तो 0 और गुना, यहाँ बीच में गुना होता है तो y का मान 0, 0 गुना 3 0 और 0 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ तो समझिए, नहीं समझ में आया तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना y का मान क्या लिए हैं, 0 लिए। तो 6 प्लस 0 गुना 3 तो आपका 0 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 किसका मान यह है, x का मान है। जब y का मान मैंने लिया 0 तो x का मान कितना आ गया, 6। चलिए अब कितना लिया जाए, ऐसा मान लेना है ताकि मतलब 8 से 9 से थोड़ा कम रहे। इससे क्या होगा, ग्राफ कॉपी में आपको जगह मिलेगा खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, हम y का मान ले लेते हैं -1। यहाँ पे -1 गुना 3 हो जाएगा -3, -3 में घटेगा +6, मतलब 6 में घट जाएगा 3 तो कितना बचेगा, प्लस में 3 बचेगा। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना y है ना, y है ना, y का मान मैंने क्या कहा है, -1। 6 प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3 और 6 में घटेगा 3 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। आशा करते हैं आप सभी को यह चीज समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी ना जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको यह मान सारणी समझ में आया या फिर नहीं आया। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए पहले क्या करना है, यहाँ से इसको करना है बीजगणित के रूप में, ठीक है ना। यानी इसको यहाँ से इतना सोल्व करना है, जब समीकरण बन जाएगा तो समीकरण जो है ना 1 और 2 से लेंगे, इस तरह से मान सारणी निकाल लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, अब ग्राफ खींचना है। प्यारे बच्चों, यह चीज जो है ना, ग्राफ जो है ना, ग्राफ कॉपी पे ही खींचा जाता है।
यदि हम यहाँ पे खींचेंगे तो निश्चित है कि वह गलत होगा ही, क्योंकि मेरे पास कोई इंची वगैरह सब नहीं है और यहाँ पे जो ना गलत हो ही जाएगा। इसके लिए इसकी क्या चाहिए, इसको ग्राफ कॉपी चाहिए, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग ग्राफ जरूर खींच लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कर दिया है ना, मेन काम तो आपका कर ही दिए। बस क्या करना है, खाली आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है ग्राफ कॉपी पे। ऐसे आप सभी को संडे को क्या करेंगे, हम एक एक या दो ग्राफ आपको बता देंगे, उसी आधार पे आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। हाँ चलिए, सवाल नंबर देखिए क्या है, 2 है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच समझते हैं क्या होता है, जो पूरे टीम को मैनेज करता है, जो टीम को चलाता है उसको कोच कहते हैं। और जो खिलाड़ी को 11 खिलाड़ी चलाता है उसको कप्तान कहते हैं, है ना। कितने खिलाड़ी, 11। 11 खिलाड़ी का जो है ना, एक होता है कैप्टन होता है, एक होता है वाइस कैप्टन होता है ना। कप्तान और उप कप्तान होता है। जो 11 खिलाड़ी को चलाता है उसको क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं, उप कप्तान कहते हैं। और जो पूरे टीम को चलाता है, कप्तान उपतान सबको चलाता है, सबको मैनेज करता है, कौन सा बल्ला चाहिए, कौन सा गेंद चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा फील्ड चाहिए, इस सभी मैनेज जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, कोच कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो समझ में आ गया। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, प्रश्न का पहला भाग में क्या कहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है। फिर बाद में उसने एक और बल्ला, यानी बाद में एक बल्ला और उसी प्रकार का, मतलब उसी रेट का जो है ना, 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करें इसको, बड़ा ही अच्छा सवाल है। माना कि प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है एक, है ना। प्रत्येक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत ₹X। मैंने माना कि प्रत्येक बल्ला मतलब एक बल्ला का जो दाम है वह ₹X दाम है, तथा प्रत्येक गेंद की कीमत ₹Y है। यानी कि प्रत्येक मतलब वह एक, तो एक बल्ला का दाम ₹X है और एक गेंद का जो कीमत है, दाम है, वह ₹Y है। अब आते प्रश्न से, लिखेंगे क्या, प्रश्न के पहले भाग से, है ना। प्रश्न का पहला भाग क्या कहता है कि 3900 रुपया में 3 बल्ला, तो एक बल्ला का दाम कितना रुपया, एक बल्ला का दाम ₹X, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा जी, 3X हो जाएगा। अब प्लस गेंद भी खरीदा है, तो एक गेंद की कीमत ₹Y है, 6 गेंद खरीदा है तो 6Y हो जाएगा। कुल पैसा कितना दिया है, 39। ध्यान दीजिएगा, 3 बल्ला और 6 गेंद की कीमत कितना रुपया हो गया, ₹3900 हो गया। हमारा समझन रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, 3 का 3, तो x प्लस 3 दूनी 6Y हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 39 है। ध्यान दीजिएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसलिए x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 1300 हो गया। इसको क्या बोलना है, समीकरण 1 बोल दीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग से। प्रश्न का दूसरा भाग क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला, तो एक बल्ला का दाम कितना है, ₹X है। और उसी प्रकार का 2 गेंद, यानी बाद में एक बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला का दाम ₹X है, 2 गेंद, तो एक गेंद का कीमत कितना, Y, 2 गेंद का कितना हो जाएगा, 2Y हो जाएगा। बराबर कितना रुपया दिया है जी, ₹1300 दिया है। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। यानी कि एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत जो है कितना है, ₹1300। तो हमारा यहाँ से अब बीजगणित के रूप में हो गया। अब इसे क्या करना है, ग्राफीय रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे,
ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ पे इस तरह से ना हेडिंग कर दीजिएगा ताकि मतलब अच्छा दिखे। तो समीकरण एक से लेते हैं मेरे भाई, समीकरण एक से लेते हैं, और एक में क्या था, एक में है x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बराबर क्या है 1300। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस हो जाएगा 2y। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा आके माइनस में हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक मान सारणी निकालना है, मान सारणी। उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, मानना है जैसे पहले मान रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मानना है, यहाँ पे 3 4 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए 1300 है, मतलब यहाँ पे 100 मानेंगे। तो ऐसा करते हैं, y का मान ले ले कितना 600 ले, यहाँ देखिए y का मान 600, यहाँ धरेंगे 600, 600 गुना 2 ना, y का मान 600 हुआ ना जी, 600 हुआ ना, 600 गुना 2 तो छोड़ने कितना हो जाएगा 1200, और 1300 में घटेगा 1200 कितना बचेगा 100 बचेगा। ये बात समझ में आया। अब चलिए, अब यहाँ ऐसा करते हैं, y का मान लेते हैं कितना 500 लेते हैं, 500, 5 गुना 200 यहाँ पे है ना, 5 y का मान धरेंगे 500, 500 गुना 200 हो जाएगा कितना 1000, मतलब 1000 हो गया। 1000 में घटेगा 1300, फिर भी कितना बचेगा 300 बचेगा। चलिए पहला समीकरण रेडी हो गया। जब आप लोग ग्राफ खींचेगा ना, वहां पे जो है ना छोटी इकाई मानिएगा 100 मानिएगा, 100 छोटी इकाई बराबर एक बड़ी घर मानिएगा, ठीक है ना, 100 लेके चलिएगा। समीकरण 2 से, 2 में क्या है, 2 में था x प्लस 2y बराबर 1300, सेम समीकरण है, x प्लस 2y बराबर क्या है 1300। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस हो जाएगा 2y। इसके लिए क्या लिखेंगे, मान सारणी। ये x ई y हो जाएगा। चलिए, तो y का मान कितना लिया जाए, चलिए 300 लेते हैं अभी। y का मान 300, तो 300 गुना 2 600, यहाँ हो गया 600 हो गया, 1300 में घटेगा 600 तो कितना बचेगा 700, 713। अब लेते हैं कितना 400 लेते हैं, y का मान 400, 4 दूनी 800, 1300 में घटेगा 800 तो कितना बचेगा 500। चलिए यहाँ से आपका क्लियर हो गया। तो मेरे भाई क्या करना है, यहाँ से इसको बना लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ अपने से खींच लीजिएगा। इतना आप लोग थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा। यदि इतना भी कष्ट नहीं कीजिएगा तो आपको संडे को जो है ना एक वीडियो हम बना देंगे कि ग्राफ कैसे खींचना, ठीक है ना। होगा तो यही समीकरण को हम लेके बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप लोग का फेयर कॉपी भी मस्त बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं 3। क्या है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, मतलब ग्राफ में भी इसको लिखना। चलिए, माना कि 1 केजी सेब की कीमत, 1 केजी सेब की कीमत मैंने मान लिया कि x रुपया है। कितना रुपया जी, x रुपया। तथा 1 केजी अंगूर, अंगूर की कीमत y रुपया। मान लिया कि 1 केजी सेब है, उसका दाम कितना लगता है x रुपया, और 1 केजी अंगूर है, उसका कीमत कितना लग रहा है y रुपया लग रहा है। प्रश्न के प्रथम शर्त से क्या कह सकते हैं, प्रश्न के पहले भाग से, क्या आप यह भी कह सकते हैं कि प्रश्न से, क्या बोल सकते हैं प्रश्न से, फिर बाद में लिखेगा पुनः प्रश्न से, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यदि आप इस तरह से लिखते हैं ना, प्रश्न के प्रथम शर्त से या प्रश्न के पहले भाग से फिर प्रश्न के दूसरे भाग से, तो बिल्कुल बेस्ट माना जाता है। एक अच्छा मतलब एक विद्यार्थी को क्वालिटी महसूस वहाँ पे होता है, ठीक है ना। लेकिन गलत नहीं होगा, आप कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा।
तो ध्यान दीजिएगा 2 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का कीमत ₹100, 2 केजी का कितना हो जाएगा मेरे भाई 2x हो जाएगा। अब प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है तो हो जाएगा y। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत कितना है ₹160 है। समीकरण हो जाएगा 1। और बोलता है कि 1 महीने बाद जब गया है तो 4 केजी सेब लिया है और 2 केजी अंगूर लिया, 2 केजी अंगूर। क्या लिखेंगे? प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न का दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का दाम ₹100, 4 केजी का हो जाएगा 4x प्लस 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, 2 केजी का हो जाएगा 2y बराबर कितना रुपया दिया भैया? ₹300 दाम होता है। हाँ, इसमें कॉमन आ रहा है, दुक्का दो, 2 दूनी 4 y हो जाएगा। इसे डिवाइड किया जाए तो आपका हो जाएगा 15, सॉरी 150 हो जाएगा। तो इसलिए 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण क्या हो जाएगा? 2। यह आपका हो गया बीजगणितीय रूप में हो गया। अब इसे लिखना है ग्राफीय विधि। क्या लिखना है? ग्राफीय विधि, और कुछ नहीं करना है। चलिए क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था? 2x प्लस वाई बराबर 160, तो 2x प्लस वाई बराबर 160 है। तो y अकेला है ना, तो y को ही निकाल लीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 160 माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा मेरे भाई। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक मान सारणी निकालना है। मान सारणी, ध्यान दीजिएगा। ये x ये y हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेते हैं। चलिए बेहतर से बेहतर किया जाए। x हो गया, y हो गया। ठीक है। अब चलिए बारी बारी से x और y का मान निकालते हैं। यहाँ पे y है तो y का मान लेंगे। कितना लिया जाए? चलिए y का मान x का मान 80 लेते हैं, 80। ध्यान दीजिएगा, 80 गुना 2 160, 160 में घटेगा 160 तो क्या बचेगा? 0। ये समझ में आया? यहाँ देखिए y बराबर 160 माइनस 2 गुना x, तो x का मान मैंने क्या कहा है? 80, 80 लिया मैंने। ठीक है ना, तो 160 माइनस 60 8 दूनी 16 हो जाएगा 160, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब x का मान 80 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? चलिए फिर उसी प्रकार से जो है ना, क्या लिया जाए अब? 80 लिया है ना, चलिए ले लेते हैं क्या? 60 ले लेते हैं, 60। और यहाँ धरेंगे 60, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120, तो 160 में घटेगा 120 तो कितना बचेगा? 40। नहीं समझ में आती? यहाँ देखिए y बराबर 160 माइनस 2 गुना x का मान कितना लिया है मैंने? 60। तो 160 माइनस 6 दूनी 12, 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40। तो y का मान कितना आ गया? 40, तो वही लिखा है मैंने 40। तो इस तरह से हमारा पहला जो मान सारणी है वह निकल गया। ठीक है ना? अब चलिए अब दूसरा समीकरण लेते हैं। समीकरण 2 से। 2 में क्या है? समीकरण 2 ये ना है, 2x प्लस वाई बराबर 150। देखिए है ना, अब यहाँ से क्या करते हैं? y निकाल लेते हैं। इसलिए y बराबर 150 माइनस हो जाएगा 2x। इसके लिए भी क्या निकालना है? एक मान सारणी निकालना। x ई y। चलिए तो x का मान मानेंगे, y का मान निकल जाए। तो x का मान ऐसा करते हैं, मान लेते हैं 50। x का मान कितना हो जाएगा जी? 50। 50 गुना 2 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 150 में घटेगा 100 तो कितना बचेगा? 50। ये समझ में आया? यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, कुछ समझाते हैं।
कि y बराबर 150 माइनस 2 गुना x है ना। तो x का मान मैंने क्या लिया 50 लिया, तो यहाँ धर देंगे 50। तो 150 माइनस 50 दूनी हो जाएगा 100। तो 150 में घटेगा कितना 100, तो कितना बचेगा 50, तो वही 50 हो गया। अब y का मान हो गया कितना, गया 50 हो गया। ऐसे जो जो विद्यार्थी थोड़ा जिसका कैलकुलेशन फास्ट है ना, उसको इस रफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से बना लेगा। चलिए तो क्या करते हैं, अब लेते हैं 40, x का मान लेते हैं 40। तो 40 धरेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। और 150 में घटेगा 80 तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कैसे हुआ, थोड़ा समझ लीजिए। y बराबर 150 माइनस 2 गुना एक्स, एक्स का मान कितना लिए है 40। तो 150 माइनस 40 दूनी 80 हो जाएगा। 0 15 में घटेगा 8 तो हो जाएगा 7। तो y का मान कितना बचेगा 70। तो वही है, जब मैंने x का मान लिया 40 तो y का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको मन मन कर सकते हैं, या थोड़ा सा साइड में जाके रफ करके निकाल लीजिए। चले मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर में ग्राफ खींच लीजिएगा ग्राफ कॉपी पर, ठीक है ना। जहाँ तक उतारना है उसके बाद क्या करना है, ग्राफ कॉपी पर जाकर आपको ग्राफ खींच लेना। चलिए जी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आज 3.1 हमारा खत्म हो गया, कल हम लोग का चलेगा 3.2 चलेगा। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका मैथ को पूरा A to Z खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यदि आप सभी चाहते हैं कि नोट्स जो है आप लेना चाहते हैं, फेयर लेना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे आपका नंबर दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना नाम लेकर क्लास लिखकर, तो आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा A to Z, ठीक है ना, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, तो आप लोग फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद सभी को, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे हम लोग कल। बाय बाय सभी को।